वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 2022 का मेंस का GS2 का पेपर एनालाइज कर लेते हैं। ये वाले में 4 सेक्शन आता है। एक तो होता है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सोशल जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर भी इसी में मान सकते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन आते हैं टोटल मिला के। 10 क्वेश्चन होते हैं 150 वर्ड के 10-10 नंबर के और 10 क्वेश्चन होते हैं 250 वर्ड के 15-15 नंबर के। 250 नंबर का पेपर होता है। एक चीज और है कि यूपीएससी के जितने भी पेपर हैं मेंस के, चाहे वो GS1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, करंट अफेयर का इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा तो पेपर 3 में होता है और बल्कि 2 में भी होता है। इवन अगर आप देखेंगे तो GS1 में भी करंट अफेयर में जो चीजें होती हैं उन्हीं का स्टैटिक GS पूछते हैं, तो पूरा कनेक्ट करके पूछते हैं। GS4 में भी कई सारे केस स्टडी में ये सारी चीजें दिखने को मिलती हैं। पॉलिटी का पेपर अगर देखा जाए तो इसमें जिन लोगों ने भी थोड़ा पॉलिटी ठीक से समझी होती है, प्लस वो करंट को अगर रिलेट करना चालू कर देते हैं, GS की इंटरलिंकिंग करना जब चालू कर देते हैं, तो अच्छे खासे इसमें नंबर लाए जा सकते हैं। अच्छे खासे का मतलब ये नहीं कि 250 में आप 200 ले आओ, इतने तो टॉपर के भी नहीं आते होंगे। 100 के आसपास स्कोर ठीक ठाक माना जाता है इसमें। क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैया सबसे सिग्निफिकेंट जो अचीवमेंट है मॉडर्न लॉ का मतलब इंडिया में, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपने देखा होगा कई बार ये न्यूज में रहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह हस्तक्षेप किया है, चाहे वो दिल्ली पॉल्यूशन को लेके हो। इवन हमारे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसको इतना ज्यादा ब्रॉड बना दिया गया है। उसमें पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, मतलब जितना भी इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है वो बढ़ता ही जा रहा है लगातार। ये थोड़ा सा कनेक्ट करके यहाँ पे लिखा जा सकता था। नंबर सेकंड है कि भैया राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ऐसे तो कोई भी राइट, जितने भी फंडामेंटल राइट है हमारे, कोई एब्सोल्यूट थोड़ी ना है, सब में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन तो है ही। अब आप हर जगह थोड़ी ना घूम सकते हो। अगर आप देखिए कई सारे ट्राइबल एरियाज हैं, इवन आपने देखा होगा 6 शेड्यूल के जो स्टेट्स हैं उसमें, और प्लस और भी कई जगह जो जैसे सेना की कार्रवाई होती रहती है, कई जगह कैंटोनमेंट वाले एरिया होते हैं, हर जगह नहीं कर सकते हैं मतलब आप मूवमेंट। वो सारी चीज़ों को यहाँ पे करना था। एक चीज़ यहाँ समझने की जरूरत है, थोड़ा सा ये शब्दों का ध्यान रखना चाहिए आपको कि कहाँ पे ये डिस्कस कह रहा है, कहाँ पे कॉमेंट कह रहा है। तो जितना जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसी तरह से उतना ही लिखना था, टू द पॉइंट। इनकी हम लोग एक अलग से पूरी डिटेल्ड आंसर के साथ कैसे इंट्रो लिखें, कैसे जो है इसके मेन फैक्ट लिखें, कंक्लूड कैसे करें, किस टाइप के क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना चाहिए, ये सारी चीजें ये एक बार जरूर बताएंगे। इसकी सीरीज चालू करेंगे जल्द। अब देखिए पेपर आपको देखने में चाहे भले ही ईजी लगे, मॉडरेट लगे, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये है कि भैया 3 घंटे में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है मतलब समझ रहे हैं, 4000 शब्द लिखने हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज था बस इसमें। नेक्स्ट है इसमें भैया आपके ओपिनियन के हिसाब से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRI इंस्टीट्यूशंस, उसने किस तरह से जो है चेंज किया है, मतलब जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव देखने को मिला है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, मतलब एक तरह से बैलेंस आंसर लिखने के लिए दोनों टाइप के पॉइंट लिखने चाहिए यहाँ पे। आप यहाँ पे कोई अगर आंसर लिख के बताएंगे तो जरूर उस पर कमेंट कर रिव्यू किया जाएगा। कई सारी चीजें तो इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड ही होती हैं। अभी देखिए लेटेस्ट में वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हुआ है, प्रेसिडेंट का भी हुआ है, तो दोनों से एक एक क्वेश्चन आ गया है। हमारी एक फ्री आंसर राइटिंग वाली सीरीज चलती है, डायरेक्टली हमने इसमें वाइस प्रेसिडेंट का भी कराया है और प्रेसिडेंट का भी कराया है। आप चाहे तो देख सकते हैं, बाकायदा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें रोल बताना है भैया वाइस प्रेसिडेंट का एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब नेक्स्ट ये है कि NCBC, अभी तक क्या ये था? अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, अभी तक था ये स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया था, 338B के आर्टिकल के तहत ये बन गया था। अब देखिए इसमें फिर अब इसका रोल डिस्कस करना है। अब यही बात है कि मान लीजिए कोई स्टेप लेंगे तो इनको जो है यहाँ पे इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल हो चुकी है, ठीक है। शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और भी काफी सारे पॉइंट हैं यहाँ पे, बाकी बताएंगे। गति शक्ति योजना तो आना ही था, खैर बहुत ज्यादा जोर शोर से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है अभी तक लगातार यहाँ पे। लेकिन एक बात ये भी समझनी है कि यूपीएससी के क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी होती है कि एक्चुअली ये पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन जरूरी है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, ताकि कनेक्टिविटी के गोल को अचीव किया जा सके, समझ रहे हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या, PPP वाली जो पार्टनरशिप वाली है उसकी बात यहाँ पे करनी है। पब्लिक भी जो है, पब्लिक मतलब वो गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट तो हमारी वेलफेयर स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है ही, लेकिन भैया प्राइवेट बॉडी भी चाहिए। पैसा कहाँ से लाओगे, एक्सपर्टीज कहाँ से लाओगे, प्रोफेशनलिज्म कहाँ से लाओगे, इसीलिए दोनों जरूरी है। इसमें लिखा है भैया ये जो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है जब तक सेंसिटाइजेशन नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट फंक्शनरी को और सिटीजन को। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। कोई भी राइट आप देख लें, कोई भी एक्ट आप पास करते हैं, जब तक लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा कि उनको क्या क्या भाई राइट मिले हुए हैं, ठीक है, तो उनको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, जो है सेंसिटाइज करना पड़ेगा, उसी के ऊपर यहाँ पे कमेंट करना है। यहाँ पे ये DBT का एक तरह से क्रिटिसिज्म पूछ रहे हैं, लिमिटेशन पूछ रहे हैं। क्या लिमिटेशन है भाई? अरे DBT तो कर दिया, चलो जो बीच का ये मतलब बीच के जो इंटरमीडिएटरी थे या जो दलाल थे उनको हटा दिया गवर्नमेंट ने। डायरेक्टली जो है जिसको बेनिफिट चाहिए उसको डायरेक्टली बेनिफिट कर रहे हैं ट्रांसफर के थ्रू, मतलब डायरेक्टली पैसा अकाउंट में जा रहा है। लेकिन लिमिटेशन तो यही है
कई जगह तो बैंक ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है, कई जगह अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। डिजिटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इस समय, कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ में आता रहता है, ठीक है। कई जगह एक ये भी है कि भैया लिस्ट ही में नहीं शामिल है, तो वो एरर है। बहुत सारे यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका के बारे में, तो आना ही था क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था ये चीज़। श्रीलंका हमारा एज ओल्ड फ्रेंड है, इसमें आप इंट्रो में कुछ रामायण का लिंक दे सकते थे, वेदों में भी कई बार डिस्कशन हुआ है, प्लस और भी जो भारत की सरकार ने वहाँ पे पीस मिशन भी चलाया था 1990s में, उन सब के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ ब्रीफ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 150 वर्ड का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 वर्ड से ज़्यादा इंट्रो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इंडिया का क्या रोल है, इंडिया ने जो जो मदद दी है उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिखे जा सकते थे। कई सारे करंट अफेयर लगातार चले। यहाँ देखिए, ये आपकी राय जानना चाहता है कि भैया बिम्स्टेक जो है क्या एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है सार्क की तरह। देखिए, सार्क तो एक तरह से सार्क और बिम्स्टेक दोनों अलग अलग ही हैं, क्योंकि सार्क तो बिल्कुल एक्टिव ही नहीं है। बिम्स्टेक में तो रेगुलर मीटिंग होती रहती हैं। साउथ एशिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, तो इस तरह से आप कई सारे जो यहाँ सिमिलरिटीज़ हैं या फिर क्या चीज़ों में बेनिफिट है वो सारी चीज़ बता सकते थे। बिम्स्टेक के ज़्यादातर कंट्री से अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रखा है, तो मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल तो बिम्स्टेक ही है हमारे लिए, क्योंकि सार्क में पाकिस्तान की वजह से बड़ा जो है डल सा पड़ा हुआ है। फिर क्वेश्चन का एक और पार्ट है कि भैया जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव को कैसे आप रियलाइज कर सकते हैं बिम्स्टेक के थ्रू, ठीक है, तो ये वाले है। नेक्स्ट है इसमें 11th वाला क्वेश्चन, यहाँ पे तो उन्होंने बोल ही दिया है सीधे सीधे रिफर टू द केस लॉ, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देके बताने थे क्या क्या प्रोसीजर है। ये अगर आप जो है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाला है, इसको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ये, इसीलिए ऑफिशियल सिलेबस में लिखे हुए सारे पॉइंट जरूरी होते हैं, उनके साथ साथ करंट अफेयर की इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। यहाँ कह रहा है क्या क्या एसेंशियल कंडीशन हो सकती हैं कि जब गवर्नर को लेजिस्लेटिव पावर यानी कि वही ऑर्डिनेंस वाला यूज़ करना पड़े, अगर मान लीजिए नहीं चल रही होगी जो वहाँ की विधायिका है तभी वो करेगा गवर्नर। और ये अभी बीच में कई सारे डिस्प्यूट हुए थे, उससे रिलेटेड भी है, कई बार न्यूज़ में आपने आर्टिकल पढ़े होंगे, कई बार ये करंट अफेयर से रिलेट करके है। और इसमें बाकायदा इसमें इस बात पे भी आपको यहाँ पर डिस्कस करना था कि जो रीप्रोमulgation है ऑर्डिनेंस का कई सारे गवर्नर के द्वारा बिना जो है लेजिस्लेचर के सामने उसको ये रखे, क्या ये लीगल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। ये एक बड़ी सी बात है कि अगर जैसे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो चाहती है पूरा सेंट्रलाइजेशन, और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनको थोड़ा ऑटोनॉमी चाहिए ही चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे कमेंट करना है। बहुत सारे इश्यूज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सकता था। नेक्स्ट है इसमें ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो है ये यहाँ पे आपको प्रोसीजर को एग्जामिन करना है क्रिटिकली, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का और ये प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस का, तो मतलब कुल मिला के क्रिटिसाइज करना है इंडिया के प्रेसिडेंट की जो प्रोसेस है। एक तो पहली बात इतनी टफ है कि समझ ही नहीं आती ज़्यादातर, इवन कई सारे एमएलए एमपी तक को समझ में नहीं आती। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला है वो भी जो है एक तरह से कई लोग बोलते हैं कि यूजलेस है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, ठीक है। और वैसे भी प्रेसिडेंट की कोई ऐसी एग्जैक्टली पावर तो है नहीं, वो एक रबर स्टैम्प ही है, मतलब जो भी सरकार बोलेगी बस उनमें हाँ हमें हाँ मिलानी है, अगर देखा जाए लॉजिकली तो इतनी टीडीएस प्रोसेस करने की ज़रूरत क्या है। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रास रूट लेवल की आप जो है बात करते हैं डेमोक्रेसी की, मतलब इंडिया में जो है कहते हैं ना कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ग्रास रूट डेमोक्रेसी, उसका तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। एज लिमिट में भी बड़ी समस्याएं हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा सकती थी। इस वाले क्वेश्चन को हमारे फ्री आंसर राइटिंग में भी कराया गया, आप लोग देख सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पूछ लिया गया है, लेटेस्ट में काफ़ी सारे इलेक्शन हुए थे, ये जानना जरूरी भी है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये बोल रहा है कि भैया वेलफेयर स्कीम के अलावा जो गवर्नमेंट कई बार लाती रहती है, सरकार को ये चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे और बेरोजगारी को भी प्रबंधन करे, इसका बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। मतलब कि भारत को जो समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवाओं के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि भैया अगर महंगाई बढ़ती जाएगी तो चाहे जितनी आप वेलफेयर स्कीम ला दो, मतलब कुल मिला के जो है चीज़ों की वैल्यू तो कम होती जाएगी ना, तो उससे सीधे सीधे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं कौन से, पुअर और अनप्रिविलेज लोग। अमीरों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो अगर 100 की जगह पेट्रोल 500 का भी हो जाएगा तो भरा ही लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मान लीजिए राशन देना है तो जो भी गवर्नमेंट का रेट होता है वो एक तरह से मार्केट से थोड़ा बहुत रिलेटेड होता ही है। अगर एकदम से जो है पूरे चीज़ों की महंगाई मतलब रेट बढ़ते जाएंगे तो कुल मिला के यहाँ पे जो वेलफेयर स्कीम है उनका बेनिफिट भी पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, और बेरोजगारी तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या है ही। ये यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो ये डोनर एजेंसी होती है, मेरे हिसाब से ये जो जितना भी हमको ग्रांट वांट आता है वर्ल्ड बैंक और इन सब से, उनके बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जितना जो ये सब जैसे ज़्यादातर जो भारत में पैसा आ जाता है, तो क्या इससे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है डेवलपमेंट प्रोसेस में, इसको जस्टिफाई करना है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, देखिए ये राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो 2009 में आया था, 2010 में इंप्लीमेंट हुआ था, वो इनएडिक्वेट है, मतलब अपर्याप्त है जब तक उनको यहाँ पे जो है अवेयरनेस नहीं फैलाई जाएगी, स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखना है, पूरा एनालिसिस करनी है। I2U2 ये एक इंटरनेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, कई बार इस पर कई सारे आर्टिकल आ चुके हैं।
क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। अगर आप देखें इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में भी काफ़ी सारा इस पे मटेरियल था। इकोनॉमिक सर्वे का पापा वीडियो में बताया गया था सारी चीज़ें, एक बार देख लीजिएगा। बाकी डिटेल में हम जरूर इसका वीडियो बनाएंगे, पूरी सीरीज ही बनाएंगे बल्कि। ये इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे यहाँ पे जितने भी पेपर हैं यूपीपीएससी के, यूपीएससी के नोटिफिकेशन अपडेट यहाँ पे मिलते रहते हैं।